Hello everyone, welcome to Exam Quest. Today is week 3 of predicting prelims. So इसका हमारा आइडिया मेनली ये होता है कि हम पूरा वीक लर्निंग्स लेते हैं और अभी उस पूरी की पूरी लर्निंग्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी हमने न्यूज आर्टिकल्स पूरा हफ्ते डिस्कस किए थे। ऑल राइट, सो अपने पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। With reference to India's trend in India's food inflation and macroeconomic indicators, consider the following statements. हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि सीपीआई क्या शो कर रहा है? डिफ्लेशनरी ट्रेंड शो कर रहा है। सीपीआई इज शोइंग डिफ्लेशनरी ट्रेंड, और वो मेनली किस वजह से था? बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून एंड एवरीथिंग। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आई होप आपको याद आया होगा वो आर्टिकल, और ये क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इंडियाज ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड फूड इन्फ्लेशन इन 2024 फेल बिलो द रेट सीन in both US and UK. Despite a surplus monsoon and record food grain stocks, the wholesale price index WPI based inflation remained persistently high due to a sharp rise in edible oil prices. The government allowed zero or low duty imports of pulses and edible oils in 2025 as a measure to control inflation and support RBI's monetary policy flexibility. And fourth is a significant increase in Kharif crop sowing area in 2025 is expected to further ease CPI based inflationary pressure. तो वो जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स देखे थे, और हमने डिस्कस किया था कि सीपीआई में इतना मेजर चेंज क्यों आया है, क्योंकि सीपीआई का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है, क्या है? फूड एंड बेवरेजेस। और उसकी वजह से, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, फूड सेक्टर में फूड एंड बेवरेजेस में डिफ्लेशन देखा गया, तो मेनली उसकी वजह से सीपीआई लो हुआ था। ठीक है, तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है दैट इंडियाज ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड फूड इन्फ्लेशन इज इन 2024 फेल बिलो, दिस इज करेक्ट। यूएसए और यूके दोनों में ही समवेयर अराउंड 3.1 के आसपास यूके में थी। और हमने जब हम एफटीए डिस्कस कर रहे थे यूके का के साथ हमारा, तब भी हमने डिस्कस किया था कि यूके में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है व्हेन इट कम्स टू फूड, कि वहां गाड़ियां एक टाइम पे सस्ती आपको मिल जाएगी लेकिन खाना बहुत महंगा है, फूड उधर बहुत महंगा है, जिसकी वजह से उन्होंने एफटीए में भी हमको अलाउ किया था। तो ये स्टेटमेंट आप गेस कर सकते हैं कि यूके में इन्फ्लेशन ज्यादा है, दिस इज करेक्ट। डिस्पाइट अ सरप्लस मॉनसून एंड रिकॉर्ड फूड हाइग्रीन स्टॉक्स, डब्ल्यूपीआई लेकिन इन्फ्लेशन शो कर रहा था, क्यों? क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस में शार्प राइज देखा गया था। क्या ये करेक्ट है? दिस इज इनकरेक्ट। इनफैक्ट मिड जून की अगर हम बात करें तो हमारा डब्ल्यूपीआई नेगेटिव में गया था। ठीक है, दिस वॉज इन नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और ये याद रखना है कि डब्ल्यूपीआई नेगेटिव में गया था, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आएगा और ऐसी स्टेटमेंट लिख दी जाए, अगर इसकी जगह फ्यूल प्राइस भी लिख दें कि फ्यूल प्राइस राइज राइज किया था, या एडिबल ऑयल भी क्योंकि हम मेनली इंपोर्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये करेक्ट हो सकता है, बट हमारा डब्ल्यूपीआई भी नेगेटिव गया था बिकॉज मेनली फूड ग्रेन्स में बहुत ज्यादा कम प्राइसेस इसके देखे गए थे। देन थर्ड इज द गवर्नमेंट अलाउड जीरो और लो ड्यूटी इंपोर्ट्स, दिस इज करेक्ट। देखो, जो पल्सेस थी और एडिबल ऑयल्स थे वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, या प्रोडक्शन थोड़ी लो थी, उसकी वजह से हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या किया गया था, उनकी ड्यूटी पर, जो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको या तो जीरो कर दिया था या लो कर दिया था, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन फोर्थ इज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी हमने देखा था कि खरीफ क्रॉप सोइंग एरिया में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है, जिसकी वजह से जो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, मेनली बिकॉज ऑफ, अगर फूड सेक्टर में कोई भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो वो डिक्रीज ही होना है, क्योंकि हम अपना जो खरीफ क्रॉप सोइंग एरिया है उसको थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, और वैसे भी क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस मॉनसून हुआ है तो उसके कारण ये देखा गया है। सो ओनली सेकंड, यानी कि बी, सेकंड इज करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हुआ? 1, 3 and 4 ओनली, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स इन इंडिया। A key reason behind easing food inflation in 2025 was the second successive good monsoon, leading to higher groundwater levels and increased crop kharif sowing. देखो, हमने देखा था, एक काम करते हैं, आप अपने लेवल पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं साथ के साथ सॉल्व करती जाती हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए।
ठीक है, और आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। सो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आप क्वेश्चन पॉज कर लेना अपने लेवल पे। ओके, सो पहली स्टेटमेंट जो है, अ की रीजन बिहाइंड ईजिंग फूड इन्फ्लेशन इन 2025 वाज द सेकंड सक्सेसिव गुड मॉनसून। यस, दिस इज करेक्ट। देखो, लास्ट ईयर था लानीना, और इस बार तो हमने देखा था कि एमजेओ का, क्योंकि एक्टिव फेज था, मेड इन जूलियन ऑसिलेशन का, लो प्रेशर फेज था, तो उसके कारण यहाँ पे जल्दी मानसून आ गया था ऑल ओवर इंडिया। उसके कारण जब हमारा खरीफ हम सो कर रहे थे, खरीफ क्रॉप्स जो सो करने का टाइम था, ऑल ओवर इंडिया में मानसून आ चुका था। और ग्राउंड वाटर तो लेवल हमारा हाई था ही, क्योंकि पिछला जो साल था उसमें भी लानीना ईयर था, तो दिस इज करेक्ट। इसी के कारण हमें फूड इन्फ्लेशन नहीं देखनी पड़ी, अच्छी खासी क्रॉप हमारे पास हो गई थी। अ सेंट्रल पूल स्टॉक ऑफ राइस इन जुलाई 2025 फेल बिलो द मिनिमम ऑपरेशनल बफर नॉर्म, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट फूड सिक्योरिटी। ये हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हमारा जो बफर स्टॉक है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के पास, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वो वैसे भी हमारी फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड है। तो ये तो आप गेस कर ही सकते हैं कि दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अ, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो समवेयर अराउंड 556.5 लाख टन्स हमारे पास हमारी फूड स्टॉक में सरप्लस फूड है, जबकि नॉर्म कितना है, 135.4 लाख टन्स, तो काफी ज्यादा हमारे पास स्टॉक है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया पॉलिसी रिस्पॉन्स टू हाई, इज इट विजिबल, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, India's policy response to high food inflation in early 2024 included restricting exports and boosting domestic supply through duty free import. This is also correct. अभी हमने देखा कि पल्सेस जो हमारी थी, या पल्सेस या एडिबल ऑयल्स, तो उसमें हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक तो डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट करने की बात की थी, लेकिन क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पल्सेस, फॉर एग्जांपल अरहर, ये इस तरह की जो पल्सेस होती हैं, वो रिटर्न्स क्योंकि इतने अच्छे नहीं आते, तो उसके कारण फार्मर्स ग्रो भी नहीं करते, और अल्टीमेटली हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया था, उस पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स उन पे रखे थे। सो दिस इज करेक्ट। देन सोयाबीन एंड कॉटन acreage declined in 2025 due to lower returns and fertilizer shortages, which may temper the deflationary effect of other crops. अब ये करेक्ट है। एक सेकेंड, सोयाबीन एंड कॉटन acreage declined, यस दिस इज करेक्ट। देखो, हमने डिस्कस किया था सोयाबीन और कॉटन का, जब हम अपना फूड वाला एक पूरा वो टेबल था जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर से इंक्रीज ही हुआ है। सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स थे जिसमें हमने कम देखा था, एक सोयाबीन, एक कॉटन, और एक और एडिबल ऑयल्स में मेनली हमने देखा था कि इनमें कम हुआ है, बट मेनली सोयाबीन और कॉटन का मेजर चेंज आया था। इसका रीजन क्या है कि सोयाबीन और कॉटन, सोयाबीन इज नॉट दैट रीनमरेटिव, ऐसा फार्मर्स को लगता है, स्पेशली सोयाबीन एंड पल्सेस लाइक अरहर। ठीक है, एक मूंग को छोड़ के, मूंग दाल को छोड़ के ऑलमोस्ट हर ही दाल की प्रोडक्शन कम हुई थी। और ये मेनली क्यों हुई थी, देखो सोयाबीन से हटके फार्मर्स क्या ग्रो कर रहे हैं, मेज ग्रोज ग्रो कर रहे हैं मेज। क्यों, क्योंकि इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज होता है, तो उनके लिए काफी ज्यादा रीनमरेटिव ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो सोयाबीन से छोड़ के मेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और ड्यू टू लोअर रिटर्न्स ही ऐसा हो रहा है, और फर्टिलाइजर शॉर्टेज भी है, जो हम चाइना वाला एंगल हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि चाइना हमको फर्टिलाइजर सप्लाई नहीं कर रहा है, हमारी कंट्री में फर्टिलाइजर क्रंच है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। तो हमारा आंसर यहां से है 1, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, with reference to mid-term resignation of the Vice President of India and the constitutional provisions related to the post, consider the following statements. वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया था, हमने एक्सटेंसिवली ये पूरा का पूरा वाइस प्रेसिडेंट वाला जो भी इनके आर्टिकल्स थे सारे डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। In the event of a vice presidential vacancy, the constitution mandates the election to be held within 6 months of the post falling vacant. 6 months था क्या, या ऐसा लिखा था as soon as possible? ये 6 months किस में लिखा होता है, प्रेसिडेंट के केस में। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के टाइम पे कोई एक टाइम लिमिट नहीं दी है कि आपको इतने टाइम में इलेक्शन करवानी पड़ेगी। क्या लिखा था, एज सुन एज पॉसिबल। देन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अज्यूम्स द रोल ऑफ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दिस इज करेक्ट। अभी हम देख रहे हैं, शायद हर्षवर्धन उनका नाम है, जो डिप्टी चेयरमैन है, वो अभी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का रोल निभा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि 6 मंथ्स नहीं है। देन a person contesting for the post of vice president must be a sitting member of either house of parliament। हमने क्या देखा था? 35 ROC। तो ये जो राज्यसभा लिखा था, ये इसकी एलिजिबिलिटी था, जिसमें कि 35 ईयर्स का एज होनी चाहिए। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, सिटिंग मेंबर होना जरूरी नहीं है, सिर्फ राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। जैसे सेम प्रेसिडेंट के केस में क्या था, 35 LOC, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए, और ये है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अज्यूम ना किया हो उन्होंने, और ये है सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। तो ये उनकी जो उनकी पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देन द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दिस इज करेक्ट। हमने देखा था कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये वोट कास्ट किए जाते हैं, यानी कि इन पे विप नहीं लगती, पार्टी की विप नहीं चलती व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, पता ही नहीं चलता आपने किसको वोट दिया, तो विप इशू करके भी क्या होगा, है ना। आई होप आपको विप पता है। विप होता है जैसे पार्टीज अपने जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं, सिटिंग एमएलएज हैं उनकी पार्टी के, उनको इंस्ट्रक्शन दे देती है कि ये पर्टिकुलर बिल हम लाने वाले हैं, इस दिन आपको प्रेजेंट होना है, यस में वोट करना है, नो में वोट करना है, उसको कहते हैं विप। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से हुआ 2 and 4 ओनली, ए इज करेक्ट। Next is, with reference to the Environment Ministry's 2025 exemption of coal-based thermal plants from installing flue gas desulfurization system, consider the following statement। ये बहुत न्यूज में है, बार बार इसका न्यूज में आ जाता है, और हमने डिस्कस भी अच्छे से किया है। तो क्वेश्चन अपना देखते हैं। द एग्जेम्पशन अप्लाइज टू नियरली 78% of India's coal-based thermal power plants, primarily classified under category C। एग्जेम्पन हमने कैटेगरीज डिस्कस करी थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में आती थी एनसीआर वाले एरियाज, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, और उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जितने थर्मल पावर प्लांट थे, ये थे जो नॉन अटेनमेंट सिटीज थी, यानी कि जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जो थर्मल पावर प्लांट्स है। और सी जो इन दोनों में नहीं आते वो वाले थे। तो ये भी हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 78% ऐसे हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और उनको एग्जेम्प्ट क्यों किया है? क्योंकि वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते। ठीक है, हमने पूरा ये क्राइटेरिया डिस्कस किया था कि ए वालों को क्या है, इनको 2027 तक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट इंस्टॉल करना है। और इनको था कि केस बाय केस एक्सपर्ट कमेटी आपको देखेगी कि आपको कब, किस टाइम फ्रेम तक आपको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है, और इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें मेनली कैटेगरी सी में ही आते थे एग्जेम्पशन वाले। एक तो एग्जेम्पशन वाले कैटेगरी सी में थे, और दूसरे कौन से थे, जो 2030 तक अपनी काम धंधा वाइंड अप कर रहे थे। तो दिस इज करेक्ट। इसमें ऑलमोस्ट 78% थे, और ये जो दिल्ली एनसीआर वाला है इसमें 11% थर्मल पावर प्लांट्स है जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन द 2015 emission norms mandated installation of flue gas desulfurization devices by 2022 for all categories of plant। देखो, अगर ऑल कैटेगरीज के लिए सेम ही रखना होता, तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन ही क्यों करते। और जो 2015 वाली एमिशन नॉर्म जो सबसे पहले आई थी, उसमें जो कैटेगरी ए था उनको 2022 था, देन कैटेगरी बी को 2023, एंड इनको कैटेगरी सी को 2025। आई होप आपको न्यूज याद आ रही है कि हमने न्यूज क्या डिस्कस की थी, कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया था, और उसकी वजह से काफी ह्यू एंड क्राई चल रहा था कि आप जो सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं उसके लिए आप सीरियस नहीं है। ठीक है, द चेंज इन पॉलिसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टडीज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, नीरी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, which concluded SO2 emission from thermal plants have negligible plant effects। देखो, ये यहां तक ये ठीक है। मिनिस्ट्री ने क्या बोला था कि हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया है, और वो स्टेक होल्डर्स थे आईआईटी दिल्ली, नीरी एंड एनआईएएस। इन्होंने क्या कहा था कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम इंस्टॉल करवाना इतना भी जरूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि विच, क्योंकि नेग्लिजिबल हेल्थ इंपैक्ट्स है, हेल्थ इंपैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं ऐसा कहा था इन्होंने। क्या रीजन दिया था कि इतना ज्यादा SO2 एमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इतना ज्यादा SO2 एमिशन नहीं हो रहा है, और हमको ऑल टुगेदर पार्टिकुलर मैटर 2.5 जो है उस पे
उसको कम करने का, मतलब इसके बाकी कंपोनेंट्स को भी कम करने का पे काम करना चाहिए, और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी काम करना चाहिए, या जो भी ऑल टुगेदर फ्लू गैस है सब पे काम करना चाहिए, सिर्फ SO2 पे काम नहीं करना है। लेकिन ये नहीं कहा था कि नेग्लिजिबल हेल्थ इंपैक्ट्स है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, इतना पढ़ के आपको लग सकता है कि हाँ ऐसा कहा तो था, लेकिन हेल्थ इंपैक्ट्स के बारे में नहीं कहा था। वो कहा था कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। देन the Center for Research on Energy and Clean Air has challenged the exemption, highlighting flaws in ambient नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी करेक्ट है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि मिनिस्ट्री अंडरमाइन कर रही है मेनली। मिनिस्ट्री ने बोला कि देखो यार, थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास हमने देखा है, तो ये जो SO2 एमिशंस है इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जो ये CREA है, इन्होंने कहा कि आप अपड्राफ्ट, जो विंड के साथ अपड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर गैस का, वो तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे। दूसरे, ये NH3 के साथ कंबाइन करके अमोनियम सल्फाइड बना देती है। ठीक है, अमोनियम सल्फाइड ये बना देती है, जो कि 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलर मेटल 2.5। ठीक है, और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। तो ये कोई हल्की गैस तो नहीं थी कि आप ऐसे ही इसको इग्नोर कर दें, तो ये उन्होंने फ्लॉज इसमें हाईलाइट किए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हुआ ऑप्शन A 1 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू लेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेड इज अ हेवी मेटल दैट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट एंड कैन अक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज ओवर टाइम। हमने देखा था कि एक हैवी मेटल है, मैंने आपको बताया था हैवी मेटल यानी कि वाटर से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है जिस मेटल की, उसको हैवी मेटल कहते हैं। और एक चीट कोड मैंने क्या दिया था कि जितना ज्यादा डेंसिटी हाई उतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी भी हाई। तो यानी कि है ये लेड क्या है, ये एक टॉक्सिक मेटल है। परसिस्ट इन एनवायरमेंट करेक्ट। और कैन अक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी, हमने डिस्कस किया था कि ये लेड जो होता है ये कैल्शियम को मिमिक करता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी को लगता है, हमारी बोन्स को लगता है कि यार ये तो कैल्शियम है, तो इसको बोन्स में स्टोर कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली ये क्या करता है, लेड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से वेरियस इश्यूज होते हैं। सो दिस इज करेक्ट। One of the major sources of lead exposure in India is contaminated drinking water from lead pipes and soldered plumbing। हमने देखा था कि लेड की पाइप्स आती है जिसकी वजह से जो प्लम्बर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं लेड पॉइजनिंग के। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और मैंने आपको एक लिस्ट टेबल सॉर्ट ऑफ भी दिखाया था जिसमें बहुत सारे सोर्सेज इसके दिए थे, जिसमें पेंट्स था, कॉस्मेटिक्स, प्लम्बिंग, लेड पाइप्स, इस तरह के एक्सपोजर सोर्सेज थे। तो दिस इज करेक्ट। लेड पॉइजनिंग प्राइमरली अफेक्ट्स द किडनीज and has no known impact on nervous system। एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि लेड इज अ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये न्यूरोलॉजिकल हेल्थ या नर्वस सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है। इसकी वजह से लोअर IQ जैसी प्रॉब्लम होती है, देन मेमोरी लॉस जैसे इश्यूज देखे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड यानी कि बच्चे 6 साल से कम के बच्चे वो ज्यादा प्रोन होते हैं लेड टॉक्सिसिटी के लिए या लेड अकोमुलेशन के लिए। इनफैक्ट हमने ये पूरा का पूरा क्यों डिस्कस किया था हमने ये आर्टिकल, क्योंकि चाइना के एक स्कूल में, एक किंडरगार्टन स्कूल सॉर्ट ऑफ था, जहां पे ये लेड पॉइजनिंग बच्चों में पाई गई थी। ठीक है, तब हमने देखा भी था कि जो WHO है उन्होंने कोई सेफ स्टैंडर्ड नहीं बताया है, और इनफैक्ट सेफ स्टैंडर्ड नहीं है, और ये अक्यूमुलेट होता है बॉडी में। और जिसकी बॉडी में 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा अगर अक्यूमुलेशन देखी जाती है, 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा की अक्यूमुलेशन अगर किसी की बॉडी में है, तो WHO ने क्या गाइडलाइन दी थी कि आप इनको टेस्ट करेंगे कि इनका एक्सपोजर कहाँ से हुआ है, इनके सोर्स पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सोर्स था कि इस पर्सन की बॉडी में लेड अक्यूमुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है। बट इज देयर अ सेफ लिमिट, जिससे जितना लेड हम एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई सेफ लिमिट नहीं है, ये भी हमने डिस्कस किया था। द आइडिया ऑफ दिस क्लास इज कि जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है वो आप अपनी नॉलेज अप्लाई कर सके, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने स्टेटमेंट सॉल्व कर पा रहे हैं, और साथ ही में जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज भी कर लें। ठीक है, सो ये तो गलत है। नर्वस सिस्टम को प्राइमरीली अफेक्ट करता है, और बच्चों में लो IQ जैसी प्रॉब्लम्स इससे होती है। किडनीज को भी अफेक्ट करता है, बट नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, द यूज ऑफ लेड इन पेंट्स, बैटरीज एंड सम कॉस्मेटिक्स इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। करेक्ट, मैंने आपको बताया था कि
2000 में लेड पेंट्स को बैन कर दिया गया है कि पेंट्स में लेड, जो लेडेड पेंट्स हैं वो यूज नहीं होंगे, और कॉस्मेटिक्स में भी कुछ ट्रेसेस में लेड पाया जाता है और उसको रेगुलेट किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So this is correct. So our answer is 1, 3 and 4, option D. Next is, consider the following statement with reference to the largest dam being constructed on the Brahmaputra River by China. The dam is being built by China near the Great Bend region of Yarlung River, which becomes the Brahmaputra in India. करेक्ट. पूरा हमने डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट डैम बनने जा रहा है, इंडिया क्यों अप्रीहेंसिव है, बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो हमने डिस्कस किया था. तो दिस इज करेक्ट. यार्लुंग सांगपो. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? यार्लुंग सांगपो. जब वो देन वो अरुणाचल में एंटर करती है और कुछ ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है. देन असम में मेनली जब उसको उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती है तो वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है. ये करेक्ट है. This project is part of China's 14th 5-year plan and aims to generate hydropower greater than the output of Three Gorges Dam. अब ये करेक्ट है इंफॉर्मेशन, बट हमारे लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमने आर्टिकल में देखा था कि ये 14th 5-year प्लान का हिस्सा है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अभी तक एशिया का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? थ्री गॉर्जेस डैम, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 22 गीगावाट है. और अभी जो ब्रह्मपुत्रा पे जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है जिस डैम की, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 72 गीगावाट, या इससे 70s में, समवेयर इन 70s में इसकी गीगावाट में इसकी कैपेसिटी है. तो इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा का हाइड्रो पावर इसका आउटपुट है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट दिस थ्री गॉर्जेस डैम, याद करो यांगत्से रिवर पर ये लोकेटेड है, जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और वो पूरी की पूरी चाइना में फ्लो करती है. तिब्बत से शुरू होके साउथ चाइना सी में ड्रेन करती है. ऑलराइट. करेक्ट. ये भी करेक्ट है हमारा. देन इंडिया एंड भूटान आर बोथ पार्ट ऑफ ट्राइलेटरल ट्रीटी एंड चाइना गवर्निंग द यूज ऑफ ब्रह्मपुत्र अपस्ट्रीम वाटर्स. चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है, वी नो दैट. बट क्या ऐसी कोई ट्रीटी हमने पढ़ी थी? मैंने आपको क्या बताया था कि कोई ट्रीटी नहीं है. इनफैक्ट सिर्फ एमओयू साइन हो रखे हैं. एक अम्ब्रेला एमओयू है बिटवीन फॉर सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, एंड देयर इज अ एमओयू फॉर ब्रह्मपुत्र एज वेल. बट वो 2023 में एक्सपायर हो गया था, और अभी कोई फ्रेश एमओयू साइन नहीं हुआ है, या फिर इसको रिवाइज नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रेजेंटली कोई एमओयू नहीं है, विच इज अ बोन ऑफ कंटेंशन मेनली. और डिप्लोमेटिकली कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट एक एमओयू सॉर्ट ऑफ साइन कर लिया जाए. अच्छा, ये तो है कि इंडिया एंड भूटान. इसके अलावा कौन सी है? बांग्लादेश इज अ लोअर रिपेरियन कंट्री. नेपाल भी है, नॉट जस्ट इन केस ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इन अदर रिवर्स ऑल्सो. सो ये लोअर रिपेरियन कंट्रीज है, और हमने देखा था कि अगर हम इनके साथ कोलैबोरेट करें और फिर चाइना पे थोड़ा प्रेशर डालें कि प्लीज एक एमओयू साइन कर लीजिए या एक ट्रीटी साइन कर लीजिए. ठीक है. और ये काफी प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट लग रही है कि दोनों पार्ट है ट्राइलेटरल ट्रीटी का. ऐसी कोई ट्रीटी है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू ब्रह्मपुत्र. ठीक है. दिस इज इनकरेक्ट. Then the construction of this dam has raised concerns in India over ecological impact and water security in the northeast region. Correct. Same apprehensions बांग्लादेश को भी है, क्योंकि वो भी लोअर रिपेरियन है. और क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक तो हमारा एग्रीकल्चर इससे सफर करेगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारा सिल्ट आता था ब्रह्मपुत्र के साथ, क्योंकि अब डैम बन जाएगा तो वो सिल्ट वहीं रुक जाएगा. तो ये एग्रीकल्चर के लिए जो ये सिल्ट बहुत अच्छा होता था वो अब हमें नहीं मिलेगा. प्लस हमको रिवर वाटर में प्रॉब्लम हो जाएगी. जब तो रेन फेड है रिवर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ड्राई सीजन आएगा तो वाटर शेयरिंग कैसे होगी, वो एक प्रॉब्लम थी. साथ ही में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इकोलॉजी को बहुत प्रॉब्लम होगी, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी. ऑल्सो यहाँ पे एक क्या है, माजुली आइलैंड. याद आया? माजुली आइलैंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पे भी है. जो क्यों बना था? मेनली ये जो सिल्ट इकट्ठा होता था, बोल्डर्स आते थे, जिसकी वजह से रिवर का चैनल डिस्पर्स्ड हो जाता था, वेब लाइक हो जाता था, जिसके कारण ये माजुली आइलैंड वहां बना हुआ था, विच इज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. इसको भी प्रॉब्लम होगी. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होगी. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट और हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट दोनों होंगे. तो दिस इज करेक्ट. सो हमारा आंसर है 1, 2 and 4. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन विद रेफरेंस टू बायोस्टिमुलेंट्स एंड देयर रेगुलेशन इन इंडिया, consider the following statements. Biostimulants are substances or microorganisms that enhance plant
फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बट डू नॉट इंक्लूड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। बायोस्टिमुलेंट्स मैंने आपको समझाया था कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई प्लांट रेजिड्यू हो सकता है, जो क्या करता है, जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो उसने वैसे भी नेचुरली भी करने ही थे, उनको बस थोड़ा सा स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, क्या ये इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंक्लूड होते हैं? नहीं। मैंने आपको उस टाइम पे भी ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग, तो हम ये बायोस्टिमुलेंट्स की ओर ज्यादा के ज्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या देखा गया था, ये न्यूज में इसलिए आया था कि इसकी सेंटर इसकी स्क्रूटिनी बढ़ाने वाला है। वाई? क्योंकि ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड है मेनली, ये जो पर्टिकुलर बायोस्टिमुलेंट्स है ये अनरेगुलेटेड थे अभी तक। अब इस पे सेंटर थोड़ी स्क्रूटिनी थोड़ा टाइट कर रहा है, बट क्योंकि ये अनरेगुलेटेड थे तो कुछ ऐसे बायोस्टिमुलेंट्स मार्केट में बिक रहे थे जिनका पता भी नहीं था कि वो बायोस्टिमुलेंट वाला फंक्शन परफॉर्म करते भी हैं या नहीं। सो इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके कारण अब सेंटर ने फैसला लिया है कि अब हम क्या करेंगे, इन पे थोड़ा कंट्रोल लगाएंगे। द फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिक्स्ड कंट्रोल ऑर्डर 1985 was amended in 2021 to bring biostimulants under regulatory control. Now this is also correct. ये बात सच है कि एफसीओ में आता है, एफसीओ ऑर्डर में आता है। और ये, अच्छा, आप मुझे एक मेरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये एफसीओ ऑर्डर किस एक्ट के थ्रू निकलते थे? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के थ्रू ये ऑर्डर निकलता है, जिससे फिर अल्टीमेटली जो बायोस्टिमुलेंट्स है उन पे रेगुलेटरी कंट्रोल होता है। देन अंडर द न्यू रूल्स बायोस्टिमुलेंट्स मैन्युफैक्चरर मस्ट सबमिट डिटेल्स इंक्लूडिंग सोर्स, केमिस्ट्री, बायो एफिकेसी, टॉक्सिक रिपोर्ट्स फॉर अप्रूवल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो, ये न्यूज में ही इसलिए था क्योंकि सेंटर इस पे थोड़ा स्क्रूटिनी टाइट कर रहा है कि जितने भी जो रिटेलर्स हैं जो ये बायोस्टिमुलेंट्स बेचते हैं, उनको क्या करना होगा, उनको बताना होगा कि आपके बायोस्टिमुलेंट का सोर्स क्या है, इसकी एफिकेसी कितनी है, क्या ये बायोस्टिमुलेंट का काम कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी अप्रीहेंशंस थी कि ऐसे कुछ बायोस्टिमुलेंट्स हैं जो अपना फंक्शन नहीं करते, वो बस वैसे ही बायोस्टिमुलेंट्स के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। So this is correct. All biostimulant products in India are classified under a single category in the fertilizer control order. देखो, इसका क्या लगता है आपको, स्टेटमेंट की सही होगी या नहीं? सिंगल कैटेगरी हो ही कैसे सकती है यार? देखो, बायोस्टिमुलेंट्स के ही कितने टाइप हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ये फंजाई होता है, या ये प्लांट रेजिड्यू होता है ना? तो जब ये इसकी कैटेगरी से इतनी सारी है तो ये सिंगल कैटेगरी में कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? सो दिस इज इनकरेक्ट। 1, 2 and 3 is correct. A is our correct option. Then with reference to customary practices such as polyandry among scheduled caste in India, consider the following statements. Polyandry is legal under Hindu Marriage Act 1955 if practiced under, as a customary tradition among scheduled tribes. क्या ये करेक्ट है? हमने देखा था कि ये लीगल तो हो जाता है व्हेन इट कम्स टू कस्टमरी ट्रेडिशंस। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कस्टमरी ट्रेडिशंस होते हैं वो लीगल होते हैं, मतलब उनको एक लीगल बैकिंग सॉर्ट ऑफ मिल जाती है। बट क्या हिंदू मैरिज एक्ट इनको लीगल करता है? नहीं। क्या हमने पढ़ा था कि इसका सेक्शन 2, लीगल हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 क्या कहता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट एसटीज पर अप्लाई ही नहीं होता। तो ये उनको ना लीगल बताता है ना इलीगल बताता है, ये उन पे अप्लाई ही नहीं होता। तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट देख के बहकना नहीं है, कि बह नहीं जाना एकदम से कि हाँ यार कस्टमरी ट्रेडिशंस तो अलाउड थे, ठीक है, तो मतलब कि लीगल ही होगा। लीगल नहीं है। ठीक है, ये न्यूज हमने क्यों पढ़ी थी, वो पॉलीएंड्री वाला जो केस था हाटी कम्युनिटी का, हाटी ट्राइबल कम्युनिटी का, तब हमने ये पढ़ा था। ये याद रखना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट है, वो पॉलीएंड्री को नहीं लीगल मानते। और रही बात ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस का, इसके लिए जो आर्टिकल 342 है, आर्टिकल 342 इनको एक सेपरेट एंटिटी की तरह कंसिडर करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही है क्या, कहीं प्राइम मिनिस्टर या कोई और तो नहीं है, गवर्नर तो नहीं है कहीं? नहीं, प्रेसिडेंट ही है। दिस इज करेक्ट। टू स्पेसिफाई द ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दिस इज करेक्ट। द यूनिफॉर्म सिविल कोड as implemented in Uttarakhand in 2025 is not applicable to scheduled tribes under constitutional protection. This is also correct. हमने देखा था कि उत्तराखंड में ऑल दो यूसीसी आया है बट वो भी एसटीज को एग्जेम्प्ट करता है इससे। देन इंडियन कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड कस्टमरी ट्राइबल लॉज
एज वैलिड इवन व्हेन दे डिविएट फ्रॉम कोडिफाइड पर्सनल लॉज। ये तो हमने देखा। पॉलीएंड्री कोडिफाइड लॉज के अगेंस्ट है। बीएनएसएस तो क्या कहता है, इसको क्रिमिनलाइज करता है, बट ट्राइबल कम्युनिटीज में होती है, सो दिस इज करेक्ट। प्रोवाइडेड दे मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबलनेस एंड पब्लिक पॉलिसी, दिस इज करेक्ट। रीजनेबल होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए और साथ में वो सर्टेन होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जस्ट लाइक ट्रिपल तलाक, जस्ट लाइक सबरीमाला। सबरीमाला में जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन थी उनको अलाउड नहीं था। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होंगी उनको स्ट्रक डाउन कर देंगे, भले ही वो किसी एक स्पेशल कम्युनिटी को बिलोंग करती हो या वो पर्सनल लॉज में आती हो तब भी, ठीक है। इफ दे आर नॉट रीजनेबल एंड दे आर नॉट compliant with the public policy, so this is also correct. So इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत थी, अदरवाइज 2, 3 and 4 आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2, 3 and 4 only. Then with reference to India's climatic commitments under the 2015 Paris Agreement, consider the following statements. India has already achieved the target of sourcing at least 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel areas. करेक्ट है क्या ये, हमने कर लिया है अचीव। हमारे 3 टारगेट्स थे ना पेरिस अग्रीमेंट में। एक तो था कि नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से हमको एटलीस्ट 50% की इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेट करनी है। दूसरा था कि जो अपनी हमारी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी कम करनी है 45% तक, 2005 के लेवल पे। देन हमको अपने कार्बन सिंक इंक्रीज करने थे समवेयर अराउंड 3 बिलियन टन तक। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक टारगेट था वो हमने फुलफिल कर लिया है। कर लिया है क्या, ये 2030 तक हमको पूरा करना था। क्या हमने 2025 में इसको पूरा कर लिया है, तो दिस इज करेक्ट। ये सही है कि हमने 50% की जो इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, इसको अचीव कर लिया है। देन द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय एटलीस्ट 45% हैज ऑलरेडी बीन मेट। नहीं, हम इतने भी तोप हम नहीं है, ये अभी ऑलमोस्ट 32% अचीव हुआ है और 45% तक हमको करना है 2030 तक, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट। हाँ, ये पहला वाला अचीव हमने कर लिया है, दूसरा नहीं किया। इंडियाज कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड इनफ टू मीट द टारगेट ऑफ एडिंग 2.5 टू 3 बिलियन टन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमने देखा था कि हम ट्रैक पर हैं, पूरा आर्टिकल ही इस पे था कि हम अपने जो पेरिस अग्रीमेंट में हमने गोल सेट अपने लिए किए थे उस पर हम ऑलमोस्ट ट्रैक पे हैं। तो हमने 2.9 बिलियन टन का कार्बन सिंक फॉरेस्ट और कार्बन सिंक हम ऐड कर चुके हैं, 3 बिलियन टन हमको करना है। तो हम कर लेंगे, ऐसा सोच रहे हैं हम कि मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि हम कर लेंगे, हम ट्रैक पर हैं, हम कर लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सोलर एनर्जी अलोन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। क्या लगता है आपको, सही है ये? सोलर एनर्जी, हाँ, हम सोलर पावर प्लांट्स, बहुत सोलर एनर्जी जनरेट भी काफी करते हैं, पावर प्लांट्स भी काफी सारे इंस्टॉल हो रहे हैं, बट वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। और जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं, 50% नहीं करता। मेजर कंट्रीब्यूटर है, जब हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो सोलर एनर्जी की है, लेकिन 50% नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो 1 and 3 इज करेक्ट, ए। देन विद रेफरेंस टू अपाचे A4 64E attack helicopters inducted into the Indian Armed Forces, consider the following statements. The Apache A464E is equipped with advanced sensors and night vision capabilities, making it effective for all weather day-night operations. क्या लगता है, कर लेता होगा ये ऑल वेदर, देन डे नाइट ऑपरेशंस भी करता होगा? यस, करेक्ट। यही इसकी स्पेशल बात थी कि ये क्या था, ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मतलब कि लड़ाई में जब फुल स्केल वॉर होती है उसमें ये काम आता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये डे नाइट ऑपरेशंस कर सकता है और ऑल वेदर कैपेबिलिटीज इसकी है। देन इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री टू बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो, अगर तो सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उसमें हम फर्स्ट नहीं है, ठीक है। इसमें बोला है लेटेस्ट वर्जन, स्टेटमेंट देखो एक बार, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन में हम फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री हैं, बट अगर अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हम ओनली नॉन नेटो या फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री नहीं है, ठीक है। बाकी भी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, देन देर इज यूएई, सऊदी अरेबिया, इस तरह की जो यूएस एलाइज कंट्री है उनके पास भी ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में हम फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री थे, ठीक है।
याद रखना, ट्रैप में फंस मत जाना। Then the Apache helicopters are manufactured entirely by Boeing in the United States and are delivered fully assembled to India. No, this is incorrect. देखो, जब ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील हमने साइन की थी समवेयर इन 2020 आई थिंक, तो उसमें मेन पॉइंट क्या था कि एक तो हमको अपाचे हेलीकॉप्टर्स आएंगे, इसके साथ में चिनूक आने थे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी इसमें काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो हमारे पर्सनल्स यहाँ से होंगे उनको भी ट्रेन किया जाएगा और काफी हद तक इसको असेंबल किया जाएगा इंडिया में। तो इंडिया की जो टाटा एरोस्पेस है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी इसकी असेंबलिंग में, तो पूरा का पूरा यूएसए से नहीं आया था। हाँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है? बोइंग। ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी बोथ ऑपरेट द अपाचे हेलीकॉप्टर्स, करेक्ट। अभी न्यूज यही थी कि इंडियन आर्मी को पहली अपनी कंसाइनमेंट मिल गई है, एयरफोर्स के पास पहले से ही थी, इनके पास ऑलमोस्ट 22 है और 6 अभी इंडियन आर्मी के पास आने हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4 ओनली, डी। देन क्या ये विजिबल है? काफी छोटा इसका फॉन्ट हो गया है, या विजिबल तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन प्रेयर विहार टेम्पल इन द थाईलैंड कैम्बोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट? हमने बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेसेस इन न्यूज में प्रेयर विहार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा, बताओ मुझे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। इट लाइज ऑन अ प्लेट्यू दैट ऑफर अ मिलिट्री एडवांटेज ड्यू टू एलिवेटेड टेरेन along the Dangrik Mountain या Dangrish Mountain on the Thailand Cambodia border, या फिर इट सर्व्स एज अ की इनलैंड वाटरपोर्ट controlling Mekong River access between the two countries, and it is the oldest functioning Buddhist monastery located entirely in the Thailand sovereignty, and it is an oil-rich area contested for its offshore energy reserves. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचेंगे कि यार जब इतना डिस्प्यूट हो रहा है तो या तो कोई तो मेन बात रही होगी इसमें। हो सकता है कि ये जैसे आजकल ऑयल रिच और एनर्जी के लिए बहुत लड़ाइयां होती है तो ये हो सकता है, बट इसका आंसर क्या है? ए, इट लाइज ऑन अ प्लेट्यू दैट ऑफर्स मिलिट्री एडवांटेज। और मेन बात क्या है कि यहाँ पे एक एंशियंट टेम्पल है जिसके कारण एक एंशियंट टेम्पल है, शिव टेम्पल, हिंदू टेम्पल यहाँ पे है जिसके कारण ये लड़ाई होती है। ये प्रेयर विहार टेम्पल वो है, ये डैंगरिच या डैंगरिक माउंटेन्स में लोकेटेड है और थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में डिस्प्यूटेड है। प्लेसेस इन न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Then consider the following statements regarding the Thailand-Cambodia border dispute. The dispute escalated militarily after the Preah Vihar Temple was granted UNESCO World Heritage status in 2008. मैंने आपको पूरी कहानी ये सुनाई थी कि फ्रेंच ने इनको, जब इनको फ्रेंच से इंडिपेंडेंस मिली उन्होंने बॉर्डर बॉर्डर डिमार्केट किए। देन ये प्रेयर विहार टेम्पल पे थोड़ी प्रॉब्लम थी। देन आईसीजे ने क्या रूल किया कि ये पर्टिकुलर टेम्पल कैम्बोडिया की सोवरेनिटी में आता है। देन इनमें पूरी लड़ाई हुई। मैंने शायद आंसर डिस्कस कर दिया, चलो देख लेते हैं। द डिस्प्यूट, ये बात सही सच है बिल्कुल, जब उन्होंने यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए कैम्बोडिया ने इसको आगे पुट फॉरवर्ड किया तो थाईलैंड को प्रॉब्लम हुई। थाईलैंड ने कहा कि चलो प्रे विहार टेम्पल तुमको आईसीजे ने दे दिया है 1968 में, लेकिन जो इसका सराउंडिंग एरिया है उस पर तो हमारा भी हक है, वो तो अभी भी डिस्प्यूटेड है। लेकिन देन 2013 में आई थिंक 2013 में देन आईसीजे ने फिर से रूलिंग दी कि नहीं, जो बाकी का एरिया है सराउंडिंग एरिया वो भी कैम्बोडिया को ही बिलोंग करता है। ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट इज रूटेड इन डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन मैप्स ड्रॉन बाय फ्रांस एंड बाउंड्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय थाईलैंड, करेक्ट। फ्रांस, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स हैं वैसे इनके यहाँ फ्रांस है। द आसियान चार्टर परमिट्स member state to seek binding arbitration from the organization in case of bilateral border dispute. क्या लगता है करेक्ट है ये? आसियान चार्टर ऐसा कुछ करता होगा? क्या आसियान की अपनी कोई पीस कीपिंग फोर्स है जो वो यहाँ भेजेगा? नहीं, आसियान देखो यार, व्हेन इट कम्स टू आसियान, आसियान में ऐसा है कि पीसफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए कोई भी डिस्प्यूट है, लेकिन ना तो वो कोई बाइंडिंग आर्बिट्रेशन करते हैं ना वो आ, आपस में ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे कोई इनकी बॉडी है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करे, ना इनकी कोई पीस कीपिंग फोर्स है। ठीक है, अगर आसियान पीस कीपिंग फोर्स जैसा कुछ लिखा आ जाए तो गलत मार्क करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस फैसिलिटेट करना चाहते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि पीसफुली सॉल्व कर लो, जैसे जब म्यांमार में मिलिट्री coup हुआ था
तो आसियान में ये बात हुई थी कि इसको जो गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको रिस्टोर कर लिया जाना चाहिए। क्या उन्होंने कोई पीस कीपिंग फोर्स वहां भेज दी या ऐसा कुछ आर्बिट्रेशन हुआ? नहीं हुआ। सो दिस इज इनकरेक्ट। देन इन 2013 ये हमने डिस्कस कर लिया। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि 2013 में इन्होंने कहा कि कैम्बोडिया हैड फुल सोवरेनिटी ओवर द एंटायर सराउंडिंग प्लेट्यू। सो हमारा आंसर हुआ 1, 2 and 4 only. C is the correct option. Consider the following statements regarding the India-UK FTA negotiation. India-UK FTA is expected to be India's first bilateral trade agreement with a European country post-Brexit. Correct? इंडिया का किसी यूरोपियन कंट्री के साथ पहला है और ये यूके का भी पोस्ट ब्रेक्सिट पहला है किसी कंट्री के साथ, फर्स्ट बायलेटरल है। Then market access for India's automobile and agricultural product has been a key demand for the UK in negotiation. क्या लगता है ये करेक्ट है? नहीं, ये लोग ऑटोमोबाइल्स के लिए कर रहे थे लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे थे। यूके की जब हम बात करें तो यूके वाज मोर इनटू कि एक तो हमको ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री दे दो, एक हमको सर्विसेज में एंट्री दे दो, दूसरा हमको थोड़ा आईपीआर में कंसेशंस मिलने चाहिए। ये जो तुम कंपलसरी लाइसेंसिंग दे देते हो ये बंद करो थोड़ा, ठीक है? तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो वैसे भी यूके कहाँ ही करेगा। देखो यूके में ना बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन इस टाइम पर है, वो हमको कहाँ, हमारी मार्केट कहाँ एक्सेस करेंगे। रेदर इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, ठीक है? बी इट सी फूड, एग्रीकल्चरल, टेक्सटाइल, ये सारा कुछ सारा का सारा इस एफटीए से बूस्ट होगा, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है? दिस इज इनकरेक्ट। उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए मार्केट नहीं एक्सेस करनी। देन इंडिया हैज सॉट इजियर वीजा नॉर्म्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। दिस इज करेक्ट। जब हमने सर्विसेज डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि इजियर वीजा नॉर्म्स भी है और इनफैक्ट अब वहां लोग सिर्फ 3 साल के लिए भी काम करने के लिए जा सकते हैं। और हमारी जो कुछ डिग्रीज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सीए और इस तरह की कुछ एजुकेशनल डिग्रीज हैं जो कि वहां पे रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहां जाके काम कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट। इसके अलावा एक और क्या था, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में भी हमने वहां पे उनके साथ क्या एक डबल डबल अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ साइन किया है, डबल सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ कुछ साइन किया है, जिससे क्या होता है ये प्लीज चेक कर लेना, इसका नाम क्या है, कुछ डबल सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या था ये है कि जो प्रोफेशनल्स दोनों जगह पे काम करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो 6-6 महीने के लिए कुछ काम करते हैं या कुछ टाइम यहाँ इंडिया में काम करते हैं, कुछ टाइम यूके में काम करते हैं, तो उनको दोनों कंट्रीज के सोशल सिक्योरिटी में अब पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूके है वो अपनी सोशल सिक्योरिटी वहाँ के सिटीजन को प्रोवाइड करता है, तो इन रिटर्न वो क्या चाहता है कि जो इंडिविजुअल वहां पे काम कर रहा है वो प्रीमियम एक सॉर्ट ऑफ भरे, जैसे इंश्योरेंस होती है ना कि इंश्योरेंस आपको मिलेगी लेकिन आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, वैसे ही आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर वो दोनों कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे हमारे यहाँ भी होती है कंट्रीब्यूशन, तो अगर वो दोनों कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको नुकसान होगा। तो इसीलिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है कि वो एक ही जगह पे कंट्रीब्यूट करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वाला इंपॉर्टेंट है कि अब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी जो अपना यूके है वो हिस्सा ले पाएगा, जो अपना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहां से गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से प्रोक्योर करती थी, अब यूके भी उसमें हिस्सा ले सकता है और इसको मेक इन इंडिया में क्लास 2 का दर्जा मिला है। ये क्या है अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं होप कर रही हूँ आपने क्लासेस देखी होंगी, आप क्लासेस में रेगुलर होंगे। देखो इन क्लासेस का फायदा तभी आपको होगा अगर आप रेगुलर रहेंगे। अगर आप पूरा वीक पढ़ेंगे और फिर बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। एक तो आपको नॉलेज अप्लाई करनी आ जाएगी और दूसरे आपका रिविजन साथ साथ हो रहा है। होपफुली क्लियर हुई बात। तो ये हमने देखा ये ठीक है। देन द एफटीए नेगोशिएशन आर बीइंग कंडक्टेड अंडर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूके एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप लॉन्च्ड इन 2021। दिस इज करेक्ट। देखो 2007 से बात चल रही थी लेकिन मेनली 2021 से ये जो ट्रेड पार्टनरशिप का शुरू हुआ था तब से ये शुरू हुआ था, ये जो नेगोशिएशंस मेनली शुरू हुई है एफटीए की। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 1, 3 and 4 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। Then, with reference to the effect of currency appreciation and depreciation on Indian economy, consider the following statements. Appreciation of Indian rupee makes exports more competitive and boost export earning. लगाओ दिमाग, क्या बताया था? ये हमने कब डिस्कस की थी ये अप्रिसिएशन वाला? जब हम देख रहे थे कि जो रूबल है, कौन है रूबल? रूबल है रशिया की करेंसी,
रशिया की करेंसी का नाम है रूबल, जो कि काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो गई है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। मतलब उसने एकदम स्टार परफॉर्मर बन के निकली है, 45% का अप्रिसिएशन उसने देख लिया। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि ये डबल एज्ड स्वॉर्ड भी है, मतलब उनको फायदा हुआ होगा इससे कि उनकी इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल हो गई मेनली, बट उनको कुछ नुकसान भी हुए। तो वो नुकसान क्या थे अगर मैंने बता दिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन on the Indian economy, consider the following statements. Appreciation of Indian rupee makes exports more competitive and boost export earnings. Is it correct? मैंने आपको एक चीट कोड सॉर्ट ऑफ भी दिया था कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये रट लो। जब भी अप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एक्सपोर्ट कैसे बूस्ट हो जाएंगे यार, कंपिटिटिव कैसे रहेंगे वो? अगर हमारा इंडियन रुपी फॉर एग्जाम्पल, अपना इंडियन रुपी अभी है 80, मतलब अपना $1 के इक्विवेलेंट अपना 80 रुपए आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और अगर अभी अपनी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए और हमको सिर्फ 40 रुपए हो जाए, ठीक है, मतलब कि $1 इज इक्विवेलेंट टू 40 रुपए, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, हम रूपी बिकेम स्ट्रॉन्गर। बट अब क्या होगा, जो बाहर से बंदा एक्सपोर्ट करेगा ना, उसको सेम चीज के लिए $2 खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारे एक्सपोर्ट कहाँ कम्पिटिटिव रहे, उसको ज्यादा डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, वो नहीं खरीदेगा हमसे। तो क्या होगा, इंडियन रुपी के अप्रिशिएट होने से जो एक्सपोर्ट्स करते हैं या जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। एक्सपोर्ट अर्निंग बूस्ट नहीं होती, उससे कम हो जाती है। देन डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स लीडिंग टू हाइयर इन्फ्लेशन। एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी कि करेंसी डेप्रिशिएट होना एक सेकेंड, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। दिस इज करेक्ट। यस यस, दिस इज करेक्ट। डेप्रिसिएशन इसका उल्टा, ये जो पूरा का पूरा अप्रिसिएशन वाला था, डेप्रिसिएशन यानी कि जहां पे 80 था अब हो गया 90, ठीक है, तो आपको अब 1 पॉइंट समथिंग कुछ डॉलर पे करने पड़ेंगे जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसको अब 1 पॉइंट समथिंग कुछ डॉलर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिससे क्या हुआ, उसकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ गई। अब इससे इन्फ्लेशन कैसे होती है, देखो, जैसे ही उसकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गई ना, वो अपना इंपोर्ट कम कर लेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, वो इंपोर्ट थोड़ा कम करना शुरू कर देगा। अब डिमांड तो उतनी ही थी, लेकिन सप्लाई कम है। अब ये कोई डोमेस्टिक चीज तो है नहीं कि आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक है, आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट आप कर नहीं पा रहे क्योंकि इंपोर्ट महंगे हैं। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन, ठीक है। होपफुली क्लियर हुई ये बात, इसमें मैं थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। देन थर्ड इज करेंसी डेप्रिशिएशन मे बेनिफिट द टूरिज्म सेक्टर बाय अट्रैक्टिंग मोर फॉरेन टूरिस्ट। करेक्ट। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएटेड होगी, मतलब कि अ, ज्यादा, आपको $1 ले लेने पे बहुत ज्यादा पैसे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, हमारी करेंसी इतनी डेप्रिशिएट हो गई कि $1 इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपी। तो अब क्या होगा, जो बंदा टूरिस्ट आएगा वो तो डॉलर से इसको चेंज करेगा ना, तो उसको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, तो इससे हमारा टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होता है। देखो, जब भी कुछ कंट्रीज, यूजुअली मैंने आपको उस टाइम पे भी एग्जांपल दिया था कि डब्ल्यूटीओ में यूएसए और ये कुछ कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज, ये डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर देती हैं इंडिया और चाइना की। ये क्या कहते हैं, ये जानबूझ के अपनी करेंसी डिप्रिशिएट करके रखते हैं ताकि इनके एक्सपोर्ट्स को फायदा मिले, ठीक है, इनके एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव रहे, इसलिए ये जानबूझ के अपनी करेंसी डिप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा कि जब अप्रिसिएशन होती है, करेंसी जब अप्रिशिएट होती है तो इम्पोर्टर्स को फायदा होता है, ठीक है, और डेप्रिशिएट जब होती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, उनके एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव हो जाते हैं। देन अ स्ट्रॉन्गर रुपी टेंड्स टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट बाय एनकरेजिंग हायर एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट। स्ट्रॉन्गर रुपी मतलब $1 40 रुपए के इक्विवेलेंट हो रखा है, स्ट्रॉन्ग हो रखा है रुपी। टेंड्स टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, उसको कहते हैं ट्रेड। तो वो रिड्यूस हो जाएगा क्या, अगर हमारा रुपी स्ट्रॉन्गर है तो हमारा एक्सपोर्ट कम होएगा, है ना। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो हम हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, रिड्यूस थोड़ी होगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा अगर हमारा रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया है।
ठीक है, और एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो रुपी स्ट्रांग हो गया है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं है अब वहां, और इम्पोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे। आई होप क्लियर हुई ये बात, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ऑल्दो हमने डिस्कस किया था पहले भी, लेकिन स्टिल। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, 2 and 3 ए। With reference to the International Court of Justice, recent advisory opinion on the climate change and states' responsibility, consider the following statements. The ICJ ruled that countries have a legal obligation under international law to prevent significant harm to the environment, including climate-related change. हमने देखा था कि आईसीजे, जो कि एक यूएन की जुडिशियल बॉडी है, मेन जुडिशियल बॉडी है, या इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट जुडिशियल ऑफिस भी कहा जाता है, लार्जेस्ट नहीं सॉरी, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस भी कहा जाता है। तो इसकी एक एडवाइजरी ओपिनियन आया था, क्योंकि ये एडवाइजरी ओपिनियन ही दे सकती है कि क्लाइमेट चेंज को लेके हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है कि आप पॉलिसीज पे बना लीजिए, ये आप पे बाइंडिंग है कि आपको क्लाइमेट चेंज पे काम करना पड़ेगा। जो आपने इंटरनेशनल लॉ में गोल्स अपने लिए सेट किए हैं, इंटरनेशनल लॉ यानी कि पेरिस जो अग्रीमेंट है, इस तरह के जो इंटरनेशनल लॉ है आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, लीगल ऑब्लिगेशन इन्होंने करी थी। Then, the opinion was issued in response to a request made jointly by UN Security Council and Human Rights Council. करेक्ट लग रही है स्टेटमेंट कि यूएन की बॉडी है, किया होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यार, पूरा जो नोशन हमने डिस्कस किया था, सिक्योरिटी काउंसिल कैसे हो सकता है? यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं P5, जो कि यूजुअली कौन सी है? डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप ये देखें ना कि इसकी जो रूलिंग आई है कि क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जो कंट्री वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के प्रति, वो आपको सू कर सकती है, आपको रेपरेशंस भरने पड़ेंगे, आपको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा जो उनका नुकसान हुआ है। क्या ऐसी जजमेंट के लिए P5 कभी भी आगे करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज आईसीजे इस पे अपनी जजमेंट दे दो? कभी भी नहीं। अगर ऐसा होता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जाता, तो ये कब का वीटो कर चुके होते। बट एक्चुअली क्या हुआ था, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड वनुआतू, जो कि पैसिफिक आइलैंड में है, जिन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि देखो, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण सबसे ज्यादा अफेक्ट हम हो रहे हैं, जिसको आईसीजे ने फिर इंजर्ड स्टेट कहा था। ठीक है, इनको क्या कहा था? ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको कहा था कि इंजर्ड स्टेट्स है और इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, इनका लैंड ऑल टुगेदर सबमर्ज हो रहा है क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है, और भी बहुत सारा नुकसान इन्हीं को हो रहा है। तो जो बाकी कंट्रीज हैं, इन पे लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको क्लाइमेट चेंज पे काम करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो जो ये कंट्रीज है आपको सू कर सकती है, और आपको इनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब वो कंपनसेशन कौन सा कोर्ट दिलाएगा, नहीं पता। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग नहीं होता। देन द रूलिंग अफर्म्ड, तो दिस इज इनकरेक्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं हो सकता। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फिर भी हो सकता था, वैसे ये यूएनजीए ने किया है, बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं हो सकता ऐसा। ये वाला पूरा याद रखना कि डेवलप्ड कंट्रीज जब भी बात कंपनसेशन देने की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, वो कंपनसेशन नहीं देना चाहते। ऑल राइट, then the ruling affirmed that failure to act on climate change can violate the right of present and future generation. This is correct. जजमेंट में ये आया है कि जो क्लाइमेट चेंज को, क्लीन क्लाइमेट या गुड क्लाइमेट, ये ह्यूमन राइट है, और अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर जनरेशन का राइट वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। Although advisory in nature, the ICJ's opinion carries binding legal obligations enforceable under international treaties like Paris Agreement. कैसे एनफोर्सिएबल? पेरिस अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल? मैंने आपको क्योटो वाली कहानी बताई थी कि क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ बाइंडिंग टारगेट्स दिए थे, गए थे, देन कुछ कंट्रीज ने वो पूरे नहीं किए, फिर क्योटो के फेज 2 में वो बहुत सारी कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया। उन पे क्या एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर ट्रीटीज होती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये एनफोर्सिएबल नहीं होती। ठीक है, ये एडवाइजरी इन नेचर होती है। इसकी लीगल ऑब्लिगेशन हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था कि अब क्या होगा कि लोग ज्यादा सजग हो जाएंगे अपने लिए, और अपनी जो खुद की कंट्री की गवर्नमेंट है उसको फोर्स कर सकते हैं कि आप क्लाइमेट को लेके लॉज लेके आइए, या जो भी अपनी जो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स है, कंपनीज हैं, उन पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बर्डन लाने के लिए लोग फोर्स कर सकते हैं। और ये आईसीजे की रूलिंग को यूज करके कोर्ट इस तरह के फैसले दे सकते हैं। बट क्या इस
अ, इस एडवाइजरी ओपिनियन या ये जो भी डिग्री आया है इससे पर से कोई चेंज आ जाएगा तो नहीं आएगा। ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है और ये एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। सो करेक्ट आंसर हुआ 1 and 3 ओनली, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। Then, with reference to the National Sports Governance Bill 2024 introduced in Lok Sabha, consider the following statements. The bill proposed to bring all national sports federation under a uniform governance and accountability framework. Correct. दो बॉडीज स्टैब्लिश हुई थी इससे। एक तो थी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होनी है, मतलब अभी लोकसभा में ये बिल है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने पुट फॉरवर्ड किया है ये बिल। और दूसरी कौन सी है? नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। दो बॉडीज आनी है। तो जो ये पर्टिकुलर बॉडी है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ये क्या करेगी? ये सारे जितनी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन थे उनको अपने एम्बिट में लेके आएगी और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म देंगी, करने की बात करेंगी। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। It seeks to establish an independent sports ethics commission to address issues of doping, age fraud and sexual harassment. Correct. ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा इसी के एम्बिट में ये कमीशन बनेगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये गवर्नेंस में काम करेगी, तो ये सब कुछ काम करेगी, बीट डोपिंग, बीट एज फ्रॉड, बीट सेक्सुअल हरासमेंट, या फिर और जो भी मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे ये डिस्कस करेगी। मतलब इसके रेगुलेटरी फंक्शंस होंगे। हमने उस दिन भी देखा था कि ये सेबी लाइक फंक्शंस करेगी, जैसे जो सेबी जैसे मार्केट कंट्रोल करती है, वैसे ही जो ये पर्टिकुलर नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा ये सारी फेडरेशंस को कंट्रोल करेगी और साथ में इनकी जो एफिलिएटेड बॉडीज हैं उनको भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स भी सेट करेगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लेके आएगी, और ये इश्यूज जो भी है जिस भी बीट फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैसे, कि जैसे ये जो फेडरेशन के पास पैसा आता है उसकी ऑडिटिंग के लिए रूल्स बनाए जाएंगे, है ना। फाइनेंसेस आपके कितने आए, कहाँ गए, कहाँ यूज हुए, ये सारा का सारा काम भी ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द बिल रिकमेंड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विद अ न्यू बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इनकरेक्ट। इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह का कोई रिप्लेसमेंट करने की बात नहीं आ रही। हाँ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आएंगे इनके लिए भी, लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे। ठीक है, इनकरेक्ट। इट मैंडेट्स अ मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ऑफिस बियरर्स ऑफ स्पोर्ट्स बॉडीज इन लाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। करेक्ट। क्या देखा था हमने कि 75 ईयर्स की एज फिक्स कर दी गई है कि इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या कोई टेन्योर का लिमिट था? नहीं, टेन्योर पे कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल 60 साल में ऑफिस में आ गया और उसके बाद अगर वो 15 साल तक के लिए एलिजिबल है, वो मेनली वो 75 साल तक अपनी उम्र के उस ऑफिस पे रह सकता है। इसका एक प्रॉब्लम हमने क्या देखी थी कि ऑफिस कैप्चर जैसी प्रॉब्लम्स इससे देखी जा सकती है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। और गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस को टाइम मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा कि एक्सपीरियंस्ड लोग आ सकें। देन जो हमने ट्राइब्यूनल देखा था, नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो आपका इंटरनल फेडरेशन जो ये होती है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसमें ही इंटरनल रिड्रेसल के लिए काम होगा। मतलब इंटरनली रिड्रेसल का काम सबसे पहले होगा। डायरेक्ट इस ट्राइब्यूनल के पास नहीं जाएंगे, इससे पहले इंटरनली इसको सॉल्व करने की बात होगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देन उसके बाद ये नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, जिसकी जो जजमेंट है वो बाइंडिंग एज सच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अपील लाए टू द सुप्रीम कोर्ट, याद रखना ये सारा का सारा। ठीक है, देन इसका आंसर हुआ 1, 2 and 4 आर करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। With reference to the Durand Cup, consider the following statements. The Durand Cup, या Durand Cup, was instituted in the colonial era and is the oldest football tournament in Asia. Correct? देखा था हमने कि 1888 में इसको शुरू किया गया था। जो इट वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज फुटबॉल कॉम्पिटिशन फॉर ब्रिटिश ट्रूप्स एंड इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स। करेक्ट, इनके रिक्रिएशन के लिए ये पर्टिकुलर लेके आया गया था। सबसे पहले शिमला के अनाडेल ग्राउंड से इसकी शुरुआत हुई थी, देन इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को। ऑलराइट, याद आया सारा कहानी। देन क्योंकि ये कॉलोनियल एरिया से अपनी रूट्स ट्रेस करता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा न्यूज में था। और अभी 136 एडिशन शायद हुआ था इसका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 136 एडिशन इसका कोलकाता में हुआ था, क्योंकि मेनली गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि इसके रिवाइवल पे काम हो, ये जो पर्टिकुलर कप है इसके रिवाइवल पे काम हो, इसके लिए कोलकाता में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। Then the tournament is named after Sir Henry Mortimer Durand, which who was also associated with the demarcation of Indo-Afghan border. Correct. देखो, डुरैंड लाइन हम पढ़ते हैं ना जब हम अफगान बॉर्डर पढ़ते हैं, तो ही वॉज अ डिप्लोमैट हु
mainly demarcated the boundary. Correct. The Durand Cup has been uninterruptedly annually since its inception. 1888 में इसकी इंसेप्शन हो गई है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये कभी इंटरप्ट नहीं हुआ। देखो यार, ये क्यों बनाया गया था? ये ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए ये मेनली आया था। अब देखो, 1888 के बाद वॉर भी हुई है काफी सारी, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी आया है, मेनली पावर शिफ्ट हुआ है, ब्रिटिशर्स से इंडियंस के हैंड में आया है, और मेनली वर्ल्ड वॉर भी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि ये मेनली ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए था, ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स पार्टिसिपेट करती थी, तो क्या वो वर्ल्ड वॉर छोड़ के फुटबॉल खेलने आती होंगी? नहीं, तो वॉर के टाइम पे इसको इंटरप्ट किया गया था। और मेनली जब एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे भी इसको इंटरप्ट किया गया था। और इट वाज इनिशियली इट वाज एन इवेंट आर्मी इवेंट था, ब्रिटिश ट्रूप्स पार्टिसिपेट करते थे। देन 1922 में जो इंडियन सिविलियन क्लब्स भी इसमें आ गए थे, ठीक है, जैसे मोहन बगान, मोहम्मडन क्लब, इस तरह के क्लब्स हमने देखे थे। तो ये भी इसमें 1922 के बाद आ गए थे। एंड 1950 के बाद जो अपनी डोमेस्टिक गवर्नमेंट थी, अपनी इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस पे काफी काम किया था। मतलब इसको काफी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज अ फुटबॉल एंथुजियास्ट, तो वो इसके चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के ये वाला देखने जाते थे। और अपने पीक टाइम पे ये 1 लाख क्राउड समहाउ इकट्ठा कर लेता था। देन विद टाइम इट गॉट फेडेड अवे बिकॉज ऑफ क्रिकेट कमिंग इनटू द पिक्चर एंड सम अदर इंटरनेशनल लीग्स कमिंग इनटू द पिक्चर, ठीक है। सो हमारा आंसर यहाँ से हुआ 1, 2 एंड 3 ओनली। ए, ज्यादा आंसर्स ए ही है for some reason. Consider the following statements regarding the removal process of a judge of the Supreme Court of a High Court in India. The removal motion, जस्टिस वर्मा का केस हमने पूरा डिस्कस किया था, जिनके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी, और अब वो इंक्वायरी कमेटी को चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन उनका इम्पीचमेंट मोशन भी साथ के साथ लोकसभा में एडमिट हुआ था। तो हमने पूरा डिस्कस किया था वो, तो इसको देख लेते हैं। Consider the following statements regarding the removal process of a judge of the Supreme Court of a High Court in India. The removal motion must be passed in each house of the parliament by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Correct. Special majority का एक टाइप होता है ये, जिसमें total membership of that house 50% of total majority. Removal motion must be passed by a majority of total members. 50% of majority of total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the presence of the members present and voting, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है? प्रेसिडेंट के केस में इट इज 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, द टफेस्ट टू अचीव मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का ही एक टाइप होता है जो अंडर आर्टिकल 61 आता है, जिससे प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। उनके लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? टोटल मेजोरिटी, सॉरी, 2/3, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसमें ये प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं होता, उसमें पूरी मेंबरशिप का होता है। तो समवेयर अराउंड 300 समथिंग कुछ वोट्स उसके लिए चाहिए होंगे लोकसभा में, 356, या मतलब समवेयर अप्रोक्सीमेटली इतने वोट्स चाहिए होंगे। तो वो इतने वोट लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट काफी मुश्किल होती है। खैर, हम रिमूवल की बात करें तो दिस इज करेक्ट। देन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। और पार्लियामेंट ने अपनी इसी पावर का यूज करते हुए क्या किया है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 वो इनेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें प्रोसीजर मेनली दिया गया है। और ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, प्रोसीजर जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया है। ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। Then the same procedure applies for the removal of Chief Justice of India. क्या Chief Justice of India के लिए कोई और removal procedure नहीं है? Normal procedure से ही होते हैं वो भी? Yes, this is correct. Same ही procedure है. Then once the inquiry committee under the Judges Inquiry Act 1968 submits its report finding the judge guilty, the judge stands automatically removed. क्या ऐसा होता है? Incorrect. ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसके बाद?
वो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, जिसको स्पेशल मेजोरिटी, इस वाली मेजोरिटी से पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास, देन प्रेसिडेंट उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, हमने पूरा का पूरा इसका प्रोसेस देखा था कि क्या होता है। मोशन लेके आया जाता है लोकसभा। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगला क्वेश्चन का आंसर ही डिस्कस कर लूंगी वरना। विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A judge of the Supreme Court or a High Court can be removed by the President only on the grounds of proven misbehavior and incapacity. करेक्ट, करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही ग्राउंड्स मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप प्रोसीजर इसका बता सकते हैं। देन द मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in either house of the parliament with the support of at least 100 members in the Lok Sabha और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा। करेक्ट, जो मैं आपको प्रोसीजर बता रही थी उसमें सबसे पहले क्या है, एक रेजोल्यूशन आपको लेके आना पड़ेगा जिसमें लोकसभा में 100 मेंबर्स उसको बैक कर रहे हो और राज्यसभा में एटलीस्ट 50 मेंबर्स उसको बैक कर रहे हो। देन स्पीकर और चेयरमैन के पास जाएगा, जिस भी हाउस में जनरेट हो रहा है। देन वो चाहे तो एडमिट करे चाहे तो डिनाई कर दे। देन उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, जिसमें कौन होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर उस रिपोर्ट पे अगर गिल्टी आया तो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट का असेंट एंड जज रिमूव कर। ठीक है, एक तो जजेस का रिमूवल और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट। पॉलिटी में ये दोनों ही अभी बहुत चर्चा में चल रहे हैं, तो थोड़ा इनको पढ़ लेना अच्छे से, वैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है अपनी क्लासेस में। Then the Judges Inquiry Act 1968 lays down the procedure. Correct. Then once passed by both the houses of parliament, the removal motion becomes binding and does not require the president's assent. मैंने बताया प्रेसिडेंट का असेंट रिक्वायर होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जज को रिमूव कौन कर रहा है अल्टीमेटली, ये पूरी प्रोसेस है ठीक है, लेकिन रिमूव कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। देन सो दिस इज इनकरेक्ट। 1, 2 and 3 are correct. Again A. With reference to the Pica Rebellion of 1817, consider the following statements. The Pica Rebellion या Pike Rebellion या Pico Rebellion जो भी कहते हैं, the Pica Rebellion was led by Bakshi Jagbandhu, a military commander of the king of Khurd in Odisha. Correct. Then the revolt was primarily against the annexation of Odisha by the British under Doctrine of Lapse. 1803 में हुआ है ये एनेक्सेशन, तो ये कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स काफी बाद में आई है, ये तो नॉर्मल एनेक्सेशन था। ठीक है, और ये रिवोल्ट क्यों था, रिवोल्ट क्यों हुआ था, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि 1813 में 1803 में उन्होंने एनेक्स कर लिया। उसके बाद लैंड रेवेन्यू उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। ये जो पाइक रेबेलियन थे, ये कौन थे, ये तो लैंडेड मिलिशियाज थे, यानी कि ये वॉर टाइम में अपनी सर्विसेज देते थे आर्मी में, एंड उसके बदले इनको एग्रीकल्चरल लैंड मिलता था जिसपे इनको लैंड रेवेन्यू नहीं देना होता था। तो अब ब्रिटिशर्स आ गए, इन पे लैंड रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। देन उसके बाद सॉल्ट टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिसके कारण इनमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटमेंट आया पाइक्स में, और वहां के जो ट्राइबल थे उनमें भी। तो अल्टीमेटली उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उड़ीसा की एनेक्सेशन की वजह से ऐसा नहीं हुआ था, ठीक, रिवोल्ट नहीं हुआ था। देन द रेबेलियन इन्वॉल्व पीजेंट्स, ट्राइबल ग्रुप्स, खोंड ट्राइब के काफी ज्यादा लोग इसमें मोबिलाइज हुए थे। करेक्ट, करेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द पाइका रेबेलियन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखो 2017 में जब इसके 200 साल पूरे हुए थे, तो ऐसी डिमांड्स आई थी ओडिशा से, लेकिन ये अभी भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन सी है, 1857। उस टाइम पे कल्चरल मिनिस्टर ने ये जरूर कहा था कि हम 8th की टेक्स्ट बुक में इसको इंक्लूड करेंगे, और हम बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द इंडियन इंडिपेंडेंस। लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अभी भी 1857 को ही कंसिडर करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा हुआ 1 and 3 ओनली। फाइनली अ डिफरेंट आंसर देन ए। ठीक है, विद रेफरेंस टू द कैंडिडेट, हाँ, विद रेफरेंस टू द कैंडिडेट मलेरिया वैक्सीन ऑफ एलसी ऑफ एल्सिड वैक्स recently announced by the ICMR, consider the following statements. हमने ये पूरा डिस्कस किया था, पूरा हमने मलेरिया का लाइफ साइकिल, नॉट मलेरिया, मस्कीटो का लाइफ साइकिल देखा था। मलेरिया फैलता कैसे हमने देखा था, इसका 4 लाख का बर्डन है ग्लोबली, वो हमने देखा था। तो एक आईसीएमआर ने एक वैक्सीन बनाई है मलेरिया के लिए, और
बनाई इन द सेंस कि डेवलप बस उन्होंने की है, उसके ह्यूमन ट्रायल्स बाकी हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम अभी देखेंगे। देन क्वेश्चन हमारा है, इफ एल्सी ऑफ एसिड वैक्स टारगेट्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन इंडिया। ये वाइवेक्स को नहीं, फेल्सीपैरम को टारगेट करता है। ये जो फेल्सी यहाँ दिख रहे हो आप, इससे आप याद रख सकते हैं, ये वैक्स वैक्सीन और ये फेल्सी मतलब फेल्सीपैरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मच्छर, उसका एक स्ट्रेन है फेल्सीपैरम, उसको ये टारगेट करता था, वाइवेक्स को नहीं टारगेट करता। हाँ, वाइवेक्स सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में, बट ये किसको टारगेट करता है? फेल्सीपैरम को। सो दिस इज इनकरेक्ट। The vaccine acts against both the sporozoite and liver stage of the malarial life cycle. Correct. This is correct. क्या हमने देखा था? इसकी स्टेज हमने देखी थी जिसमें ये स्पोरोजॉइट मच्छर क्या था? मच्छर एक इंडिविजुअल को काटता था, लिवर सेल में जाके जो इन्फेक्शन था, ठीक है, स्पोरोजॉइट, एक सेकंड समझाती हूँ मैं, पूरा लाइफ साइकिल आपको याद आ जाएगा। ह्यूमन सेल को उसने काटा, अब ये जो स्पोरोजॉइट इसके अंदर से ह्यूमन बॉडी में एंटर हुए, लिवर सेल में इंक्रीज हुए, उसके बाद लिवर सेल फट गए, आरबीसीज में जाके फिर से फर्दर गैमीट फॉर्मेशन हुई, फीमेल एंड मेल, एंड देन इस स्टेज पर अगर दूसरे फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो ने ह्यूमन को काट दिया, वो उसके इंटेस्टाइन में चले गए ये गैमीट्स, और देन स्पोरोजॉइट्स की फॉर्मेशन हुई, देन दी स्पोरोजॉइट्स ट्रांसफर टू सलाइवा, और ये फिर फर्दर औरों को इन्फेक्ट करेगा। हमने ये देखा था, जिसने नहीं देखा था वो क्लास देख सकता है और रिवाइज कर सकता है अभी। दिस इज अ रिविजन क्लास रेदर अ वीकली एमसीक्यू टेस्ट। सो दिस इज करेक्ट। ये जो स्पोरोजोइट वाली स्टेज थी, इसको ये टारगेट करता है, और लिवर स्टेज को भी टारगेट करता है। लिवर स्टेज में क्या होता है कि जो फर्दर एम्प्लीफिकेशन इसकी होती है या इंक्रीज इसका होता है, या रेप्लीकेशन के कारण ये जो स्पोरोजोइट्स बढ़ते हैं नंबर में, देन अल्टीमेटली लिवर सेल्स फट जाते हैं और ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये लिवर सेल पे भी एक्ट, लिवर स्टेज पर भी एक्ट करता है और स्पोरोजोइट स्टेज पे भी एक्ट करता है। स्पोरोजोइट स्टेज पे कैसे? अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। अनलाइक अर्लियर वैक्सीन सच एज RTS R21, a Felcid Vex uses the CSP protein antigen only। क्या लगता है, ये सही है ये? देखो, सीएसपी प्रोटीन यूज करता है, दिस इज करेक्ट, बट इट यूजेस अनदर प्रोटीन ऑल्सो। ठीक है, ये दोनों है, ये सीएसपी प्रोटीन सिर्फ यूज करती हैं, जो दोनों वैक्सीन ऑलरेडी मलेरिया की थी, ये सिर्फ एक ही प्रोटीन को यूज करती थी, जिसका नाम है सीएसपी प्रोटीन, सर्कमस्पोरोजोइड प्रोटीन। ये वाला प्रो 6C प्रोटीन को भी यूज करता है। नाउ ये प्रो 6C प्रोटीन क्या है? देखो, ये जो सीएसपी प्रोटीन है ना, ये जो स्पोरोजोइट है, इससे एंटीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक बात इसमें ये भी है कि ये जो पर्टिकुलर नई वैक्सीन अभी बनी है, ये पूरा का पूरा स्पोरोजोइट एक्सट्रैक्ट करती है, या कंप्लीट सीएसपी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करती है। और ये वाली है, ये जो दो वैक्सीन ऑलरेडी थी, ये थोड़ी कम क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करती थी, तो उसके कारण इनका इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग नहीं था। जबकि ये जो अपनी नई वाली कैंडिडेट है, इसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग है, इसकी डोजेस भी कम लेनी पड़ेगी। ये क्या करती थी? स्पोरोजोइट को एंटीजन एक्सट्रैक्ट किया, अब बॉडी में जाएगी वैक्सीन, एंटीबॉडीज जनरेट करेगी, तो ये स्पोरोजॉइट वाली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज क्या है? इस स्टेज पर भी ये एक्ट करती थी। अब लिवर सेल में ज्यादा जो रेप्लिकेशन होनी थी वो नहीं होगी, जिसके कारण आरबीसी इन्फेक्ट नहीं होंगे। आरबीसी इन्फेक्ट नहीं होंगे तो वो जो दूसरे मच्छर ने आके काटना था और गैमीट्स ले जाने थे, ये वाली स्टेज भी रुक गई। तो एक तरह से उसकी लाइफ साइकिल को ही प्रिवेंट कर दिया, उसकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्टेज को ही रोक दिया। तो इससे क्या होता है, ये जो नई वैक्सीन आई है, इसके दो फायदे थे। एक तो ये इंडिविजुअल में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती थी, और साथ में क्या करती थी, जो फर्दर कम्युनिटी स्प्रेड होना था उसको भी रोकती थी। फर्दर कम्युनिटी स्प्रेड भी इससे नहीं होता था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्ट करती है और फर्दर कम्युनिटी स्प्रेड भी रोकती है, क्योंकि ये लिवर स्टेज में रेप्लीकेशन नहीं होने देती अल्टीमेटली, जिससे जो मस्कीटो है उसके गट में जो फर्टिलाइजेशन होनी थी वो भी नहीं हो पाती। क्लियर बात? इसमें दो प्रोटीन्स आते हैं, एक ये सीएसपी प्रोटीन है और दूसरा है प्रो 6C प्रोटीन, सिर्फ एक सीएसपी नहीं है। Then ICMR plans to develop a Felcid Vex for commercial use through partnership. Correct.
इन्होंने अभी डेवलप किया है, इसके एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल्स पेंडिंग है, बट एनिमल ट्रायल्स में काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट देखा गया है, अप टू 90% की एफिकेसी देखी गई है। और ह्यूमन ट्रायल्स अभी होने हैं, तो किसी कमर्शियल कंपनी के साथ पार्टनर करेंगे और फिर रेवेन्यू शेयर करेंगे। ऑल राइट, सो हमारा आंसर यहाँ से हुआ, ये तो इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, 2 इज करेक्ट एंड 4 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर है बी, 2 एंड 4 ओनली। ऑल राइट, तो इतने ही पूरा वीक रिवाइज कर लिया थ्रू दीज एमसीक्यूज। आई होप आपको क्लास बेनिफिशियल लगी होगी, और आप अपने लेवल पे प्लीज ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना और मुझे स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास अपनी यही एंड करते हैं।